बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। तिलावत औज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इन्ना अतैनाकल कौसर फसल्लि लिरब्बिका वन्हर इन्न शानिअका हुवल अब्तर सदक़ल्लाहुल अज़ीम। क्वेश्चन नंबर 266 है, व्हाट आर द बेनिफिट्स ऑफ प्री सर्विस एजुकेशन। इसको प्री सर्विस टीचिंग भी कह सकते हैं, ट्रेनिंग भी कह सकते हैं आप। प्री सर्विस टीचर एजुकेशन PTE या प्री सर्विस ट्रेनिंग क्यों की जाती है, इसका क्या बेनिफिट्स होती हैं। जब एक टीचर की रिक्रूटमेंट होती है पंजाब के अंदर 28 डेज़ की 4 वीक्स की कंपलसरी इंडक्शन ट्रेनिंग दी जाती है, और अगर कोई टीचर ये ट्रेनिंग नहीं करता तो वो रेगुलर भी नहीं हो सकता इसके बगैर। ये एक बहुत इंपॉर्टेंट बात है। तो 4 वीक्स की कंपलसरी होती है। इसका बेनिफिट क्या होता है प्री सर्विस एजुकेशन यानी जॉब से पहले ट्रेनिंग कराना। इससे सबसे पहले तो एक इंडिविजुअल समझता है कि मेरी जॉब क्या है, उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ क्या हैं, अपनी परफॉर्मेंस को उसने अब जो उसकी स्किल्स हैं अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ के साथ उसने मैच करना है कि मैंने कैसे अपनी ड्यूटीज़ परफॉर्म करनी हैं। तो यही जवाब है यहाँ पे। बिकॉज एडिक्वेटली प्रिपेयर टीचर्स कंट्रीब्यूट टू बेटर परफॉर्मेंस बेहतर होगी। हाई स्कूल इफेक्टिवनेस, स्कूल की ओवरऑल इम्प्रूवमेंट, स्कूल के रिजल्ट्स बेहतर होंगे। द एफिशिएंसी ऑफ एन एंटायर सिस्टम ऑफ एजुकेशन इन अ कंट्री, इससे पूरे मुल्क का जो निज़ाम तालीम है ये भी बेहतर होगा। इट इक्विप टीचर टू अंडरस्टैंड, प्लान एंड अप्लाई देयर नॉलेज एंड स्किल्स फॉर बेटर लर्निंग। ये टीचर्स को इस काबिल बनाएगा कि वो अंडरस्टैंड करें सिचुएशन को, अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ को, नेचर ऑफ जॉब्स को, लर्नर्स को, स्कूल्स को, सब्जेक्ट्स को एट्सेट्रा, और फिर उसकी बेस पे वो प्लान करे और अपने उस नॉलेज को कैसे अप्लाई करेगा लर्निंग को बेहतर बनाने के लिए। तो सबसे पहले तो ये सेल्फ़ अवेयरनेस, फिर अपने स्कूल के बारे में अवेयरनेस, अपने स्टूडेंट के बारे में अवेयरनेस, उसके बाद अपनी टीचिंग लर्निंग को प्लानिंग करने के लिए, अपनी असेसमेंट के लिए, पेरेंट्स से कांटेक्ट करने के लिए, बच्चे को डिफरेंट क्लास में डिसिप्लिन मेंटेन करने के लिए, क्लासरूम मैनेजमेंट के लिए, बच्चे के जो रिस्पॉन्स हैं या उसका मेंटल लेवल है उसको अंडरस्टैंड करने के लिए, बच्चों को फीडबैक देने के लिए, सारी चीज़ों के लिए प्री सर्विस टीचर एजुकेशन बहुत ही इम्पोर्टेंट की हामिल है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट इज़ क्वालिटी एजुकेशन। क्वालिटी किसी भी चीज़ की वर्थ या वैल्यू को कहते हैं। कोई भी प्रोसेस होता है उसकी वर्थ या वैल्यू जो है उसकी क्वालिटी होती है। क्वालिटी एजुकेशन हमारा जो मिनिमम नेशनल स्टैंडर्ड फॉर क्वालिटी एजुकेशन है, जो टोटल जो है वो 7 स्टैंडर्ड्स हैं, इनमें इसकी डेफिनेशन है क्वालिटी एजुकेशन की। इसमें हमारे मिनिमम नेशनल स्टैंडर्ड MNSQEs में डिफ़ाइन किया गया है, एजुकेशन दैट इज़ मीनिंगफुल, रेलिवेंट एंड रिस्पॉन्सिव टू द नीड ऑफ इंडिविजुअल एंड सोसाइटी एज अ होल। वो एजुकेशन जो कि लर्नर्स की, इंडिविजुअल्स की नीड्स को क्या करे, उससे रेलिवेंट हो और रिस्पॉन्सिव हो, और इसके साथ साथ जो कि सोसाइटी यानी एक मुकम्मल सोसाइटी की नीड्स को, स्टूडेंट की नीड की रिस्पॉन्सिव हो, उससे रेलिवेंट हो और मीनिंगफुल हो। यानी वो एजुकेशन जिसके फिर जो कॉन्सिक्वेंसेस हैं उनसे एक सोसाइटी की बेटरमेंट भी हो। एजुकेशन दैट इज़ मीनिंगफुल, रेलिवेंट एंड रिस्पॉन्सिव टू द नीड ऑफ इंडिविजुअल एंड द सोसाइटी एज अ होल। ये MNSQEs हैं, पेज नंबर 56 है 3rd एडिशन का। तो पहले भी शायद मैंने आपको बताया कि जिस स्टूडेंट के पास ये बुक नहीं है, तो इसलिए नहीं कि ये मेरी बुक है आप लें, अल्हम्दुलिल्लाह मेरी बुक बहुत अच्छी जा रही है मार्केट में। अल्लाह ताला का बहुत एहसान है, हमारे वालिदैन की, फैमिली की स्पेशल दुआओं की वजह से अल्हम्दुलिल्लाह, और मेरे स्टूडेंट की सपोर्ट की वजह से भी। लेकिन मैं इसलिए कह रहा हूँ कि ये इसमें ये इतना कंसोलिडेटेड और इंटीग्रेटेड कंटेंट आपको अथेंटिक और वैलिड कंटेंट फिर किसी और जगह से नहीं मिलेगा। इसलिए मैं सब स्टूडेंट को ये सजेशन दूंगा, जिनके पास नहीं है, जिनके पास है बहुत ही अच्छी बात, जिनके पास नहीं है वो लाजमी लें जी। अकॉर्डिंग टू द एजुकेशन फॉर ऑल, क्वालिटी यानी इनके नज़दीक जो क्वालिटी एजुकेशन है IFA के नज़दीक, उसके 2 कंपोनेंट हैं। फर्स्ट कंपोनेंट जो है वो इस क्या होता है, लर्नर की कॉग्निटिव डेवलपमेंट, यानी बच्चे की कॉग्निटिव डेवलपमेंट, ये इसका पहला कंपोनेंट होता है। दूसरा एजुकेशन, वो एजुकेशन जो वैल्यूज़ और एटीट्यूड्स को क्या करे, प्रोमोट करे। यानी हमारे जो सिटीज़नशिप है, यानी बच्चे के अंदर इमोशनल, क्रिएटिव और सिटीज़नशिप की जो वैल्यूज़ हैं इनको जो है वो इनकलकेट करें। अकॉर्डिंग टू IFA क्वालिटी एजुकेशन के 2 प्रिंसिपल होते हैं। पहला प्रिंसिपल है
कि ये बच्चे के अंदर कॉग्निटिव डेवलपमेंट जो स्किल्स हैं वो डेवलप करे। दूसरा, बच्चे के अंदर उसकी क्रिएटिव, इमोशनल और सिटीज़नशिप की, यानी जिसको हम सिविक सेंस कहते हैं, ये बच्चे के अंदर डेवलप करे। ये क्वालिटी एजुकेशन है। किसी भी प्रोसेस की अगर हम स्पेसिफिकली बात करें एजुकेशन की क्वालिटी, तो इसके 5 कंपोनेंट्स होते हैं: आउटकम्स, लर्नर, लर्निंग इन्वायरमेंट, कंटेंट एंड प्रोसेसेस। और ये इसका साइकिल होता है। इसके साइकिल के 4 स्टेप्स हैं। ये अगर आप देखना चाहें तो बुक से देख लीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट आर द लिमिटेशन एंड डीलिमिटेशन ऑफ रिसर्च। रिसर्च की लिमिटेशन क्या होती है? वो सेंक्शंस, वो पाबंदियाँ जो कि नेचुरली इम्पोज होती हैं एक रिसर्च के ऊपर, जो कि एक रिसर्चर के कंट्रोल में नहीं होती। मसलन हमने सिर्फ जो है ड्रग एडिक्ट्स का डाटा कलेक्ट करना है, तो अब ये एक नेचुरल सेंक्शन है, ठीक है। इसमें हमने सिर्फ उन्हीं से ही डाटा लेना है जो ड्रग यूज़ करते हैं, इससे नहीं, नॉर्मल लोगों से हमने डाटा नहीं कलेक्ट करना। तो ये एक नेचुरल सेंक्शन है। इस तरह डीलिमिटेशन, सेंक्शन इम्पोज इन रिसर्च बाय रिसर्चर हिमसेल्फ, यानी ये बाउंड्री वो बाउंड्री होती है जो एक रिसर्चर अपनी स्टडी पे ख़ुद लगाता है। फॉर एग्जांपल, वो कहता है कि मैंने सिर्फ जो है कोकेन के जो यूज़र्स हैं, मैंने सिर्फ उनको जो है वो स्टडी करना है, बाकी चर्स या जो है वो जो ड्रिंकिंग करते हैं उनको नहीं मैंने वो शामिल करना। अब ये उसने एक अपनी सी सेंक्शन लगा दी है कि मैंने सिर्फ इनसे डाटा कलेक्ट करना है, या मैंने सिर्फ डिस्ट्रिक्ट बखर के लोगों से डाटा कलेक्ट करना है, ठीक है, जो ड्रग यूज़र हैं फ़र्ज़ करें। तो ये उसकी अपनी जो उसने सेंक्शन इम्पोज की हैं, बाउंड्रीज फिक्स की हैं, ये डीलिमिटेशन है। उसके बाद व्हाट इज़ मल्टीग्रेड टीचिंग एंड टीम टीचिंग। MGT आपसे पूछा जा सकता है, व्हाट इज़ मीन बाय MGT। तो मल्टीग्रेड टीचिंग और टीम टीचिंग ये दोनों एक दूसरे से अपोजिट जो है है तो सही, लेकिन बिल्कुल ना होने के बराबर है टीम टीचिंग का। तो मल्टीग्रेड टीचिंग वो टीचिंग है जिसमें एक टीचर एक ही वक्त में, एक ही क्लासरूम में, एक ही पीरियड में एक से ज़्यादा क्लासेस को पढ़ा रहा है। इसका एक ही प्रिंसिपल है, वो ये है कि जो क्लासेस जब पढ़ाई जाएं तो सिमिलर क्लासेस हों, ये कंसेक्टिव क्लासेस हों, जैसे दूसरी और तीसरी क्लास है, इस तरह का आपस में कम्बिनेशन बनाया जाए मल्टीग्रेड टीचिंग में। जबकि जो टीम टीचिंग है, तो टीम टीचिंग में ये होता है कि 2 टीचर मिलके एक ही क्लास को जब पढ़ाते हैं तो इट इज़ कॉल्ड टीम टीचिंग। अच्छा, जब एक टीचर सिर्फ एक क्लास को पढ़ा रहा होता है ना, तो इसको मोनोग्रेड कहते हैं। इसको हम क्या कहते हैं? मोनोग्रेड टीचिंग, ठीक है। ये आपस में इन दोनों का डिफरेंस होगा, मल्टीग्रेड का और मोनोग्रेड का। मल्टीग्रेड में जब आप पढ़ा रहे हों तो कोशिश ये होनी चाहिए कि सिमिलर कंसेक्टिव क्लासेस हों और जो सब्जेक्ट स्टार्ट किए जाएँ, पढ़ाए जाएँ, वो सिमिलर हों। जैसे नहीं मैथ दूसरी को पढ़ाया जाए, मैथ तीसरी को भी पढ़ाया जाए। हमारे यहाँ प्राइमरी लेवल पे ऑलमोस्ट हर स्कूल में ये कॉन्सेप्ट मौजूद है, पब्लिक सेक्टर में, गवर्नमेंट स्कूल्स में, मल्टीग्रेड टीचिंग का। लैपटॉप मेरा ऑफ हो गया था, शायद आवाज़ ब्रेक हुई, इसलिए मैंने इसको रिपीट किया। जी, नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट इज़ स्टेबल रिलायबिलिटी। स्टेबल रिलायबिलिटी कहते हैं टेस्ट री टेस्ट को, रिलायबिलिटी को। टेस्ट री टेस्ट रिलायबिलिटी इज़ नाउन एज स्टेबल रिलायबिलिटी। रिलायबिलिटी की काफ़ी सारी टाइप्स हैं। इसमें जो हमारा सवाल है, व्हाट इज़ स्टेबल रिलायबिलिटी, या टेस्ट री टेस्ट जो रिलायबिलिटी है, इसको हम क्या कहते हैं? स्टेबल रिलायबिलिटी कहते हैं। इसके बारे में हम पढ़ चुके हैं पहले, टेस्ट री टेस्ट रिलायबिलिटी के बारे में। इसमें हम सिमिलर जो टेस्ट होते हैं वो रिपीटेडली जो है वो स्टूडेंट को प्रेजेंट करते हैं और उनसे
असेसमेंट कहते हैं। इनकी 2 टाइप्स होती हैं, इंटर-रेटर और इंट्रा-रेटर। हम डिटेल में नहीं जा रहे, पहले इस पर डिस्कशन हो चुकी है एक दफ़ा। व्हाट इज़ लेजिटिमेसी? लेजिटिमेसी इज़ एबिलिटी टू बी डिफेंडेड विद लॉजिक और जस्टिफिकेशन। जब आप एक टर्म यूज़ होती है बिहेवियर मॉडिफिकेशन, डिफेंस मैकेनिज़्म, एक ये टर्म है, ये मिलती जुलती हैं बिल्कुल आपस में एक दूसरे से। लेजिटिमेसी क्या है? जब आप अपने एक्शंस को लॉजिक और जस्टिफिकेशन के साथ डिफेंड कर रहे हों, इट इज़ कॉल्ड लेजिटिमेसी। ठीक है, जैसे इसकी एग्जांपल आप वैलिडिटी भी ले सकते हैं। डिफेंस मैकेनिज़्म भी ऐसे ही होता है, उसमें भी एक इंडिविजुअल अपने एक्शंस को डिफरेंट हीलों बहानों से, ये रिलेट मिलती जुलती हैं। इसमें लॉजिक से डिफेंड किया जाता है, जस्टिफिकेशन से, जबकि उसमें मैंने शायद आपको पढ़ाया या नहीं पढ़ाया, तो आगे उसका जिक्र आएगा, मैं इंशाल्लाह उसको डिटेल में बताऊंगा। उसमें एक इंडिविजुअल क्या करता है, अपने बिहेवियर को डिफेंड करता है, कैसे? डिफरेंट हिलों बहानों से, वो फिर हम बाद में जाकर देखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाट इज़ ट्रेनिंग, ओरिएंटेशन एंड डेवलपमेंट। ट्रेनिंग, ओरिएंटेशन और डेवलपमेंट, ये तीनों कैपेसिटी बिल्डिंग से रिलेटेड टर्म हैं। ओरिएंटेशन सबसे जो है वो पहली टर्म होती है। ओरिएंटेशन कहते हैं कि जब एक इंडिविजुअल को, यानी एक न्यू इंडिविजुअल आया है, उसने कोई सर्विस ज्वाइन की है, तो उसको उसकी कंपनी के बारे में, उसके एम्प्लॉयज़ के बारे में, उसके स्ट्रक्चर के बारे में, उस इदारे के बारे में, ये स्कूल है, इसमें ये हेड हैं, ये टीचर हैं, ये क्लास हो रहा है, इतने स्टूडेंट हैं, ये इसकी बिल्डिंग है, ये इसकी पॉलिसीज़ हैं, एट्सेट्रा, इसके बारे में फेमिलियराइज कराना ये ओरिएंटेशन कहलाता है। मेकिंग फेमिलियर द न्यू एम्प्लॉय विद द रूल्स, पॉलिसीज़, एम्प्लॉयज़ एंड ऑर्गेनाइजेशन इज़ नोन एज ओरिएंटेशन। अब एक इंडिविजुअल को उसकी जो चूँकि यहाँ पे हम टीचिंग की बात करेंगे, तो उसने अपनी टीचिंग को कैसे करना है, हाउ टू डू करंट जॉब या हाउ टू परफॉर्म करंट ड्यूटीज़ इज़ नाउन एज ट्रेनिंग। ये कैपेसिटी बिल्डिंग कराना एक इंडिविजुअल की, कि वो अपनी करंट ड्यूटीज़ को कैसे परफॉर्म करेगा इफ़ेक्टिवली, एफिशिएंटली, ये ट्रेनिंग कहलाती है। उसके बाद है डेवलपमेंट। फ्यूचर में कोई एक इदारा, कोई ऑर्गेनाइजेशन कोई प्रोग्राम लॉन्च करने जा रहा है, तो फ्यूचर प्रोग्राम के लिए एडवांस में क्या करना, किसी भी इंडिविजुअल को या ग्रुप ऑफ इंडिविजुअल्स को एडवांस में प्रिपेयर करना, उनकी कैपेसिटी बिल्डिंग कराना, ये डेवलपमेंट कहलाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाट इज़ प्रोसेस एंड प्रोडक्ट असेसमेंट। वो असेसमेंट जो ड्यूरिंग इंस्ट्रक्शन होती है ना, उसको हम प्रोसेस असेसमेंट कहते हैं। जैसे हम फॉर्मेटिव असेसमेंट करते हैं, हम डायग्नोस्टिक करते हैं, हम प्लेसमेंट असेसमेंट करते हैं, ये सारी जो है वो प्रोसेस असेसमेंट की टाइप्स हैं। ड्यूरिंग इंस्ट्रक्शन असेसमेंट दैट इज़ कंडक्टेड ड्यूरिंग टीचिंग एंड लर्निंग इज़ नाउन एज प्रोसेस असेसमेंट। एग्जांपल इसकी मैंने आपको बता दी हैं, फॉर्मेटिव, डायग्नोस्टिक और जो है प्लेसमेंट। उसके बाद है प्रोडक्ट असेसमेंट। वो असेसमेंट जो कि इंस्ट्रक्शन की एंड पे होती है, उसको हम क्या कहते हैं, प्रोडक्ट असेसमेंट। समेटिव असेसमेंट है, नॉर्म रेफरेंस, क्राइटेरियन रेफरेंस असेसमेंट, इवैल्यूएशन, ये जो है वो प्रोडक्ट असेसमेंट हैं जो एंड पे होती हैं। नेक्स्ट है व्हाट इज़ एक्सपोजिशन एंड इलस्ट्रेशन इन टीचिंग। जॉन आदम ने एक किताब लिखी थी, उस किताब का नाम था एक्सपोजिशन एंड इलस्ट्रेशन इन टीचिंग। अब एक्सपोज करना, इसका मतलब क्या होता है? एक्सपोज करने का मतलब होता है कि किसी भी चीज़ को अच्छी तरह से आप जब एक्सप्लेन करते हैं ना, तो इसका मतलब होता है उसकी एक्सपोजिशन। तो कम्प्रिहेंसिव डिस्क्रिप्टिव एक्सप्लेनेशन ऑफ एन आइडिया और कॉन्सेप्ट इज़ नोन एज एक्सपोजिशन, या एग्जीबिशन ऑफ अ टॉपिक एट लार्जर लेवल इज़ आल्सो नोन एज एक्सपोजिशन। अब इसमें क्या किया जाता है, यानी एक टीचर बहुत ही अच्छी तरह से कोशिश करता है कि बहुत सादा आसान अल्फाज हैं, जिसमें मैक्सिम्स ऑफ टीचिंग हम आगे जाके पढ़ेंगे, कहीं क्वेश्चन होगा कि जब डिफ़िकल्ट कॉन्सेप्ट को इजीली आसान अल्फाज में प्रेजेंट करना, ये मैक्सिम्स ऑफ टीचिंग कहलाता है। तो उसी प्रिंसिपल को फॉलो करना कि इजी वर्ड्स यूज़ करना, आसान कम्प्रिहेंसिव डिस्क्रिप्शन, ताकि बच्चा उसको अंडरस्टैंड कर सके। ये एग्जीबिशन है, एग्जीबिशन का मतलब शो ऑफ, किसी चीज़ को हर एंगल से एक्सप्लेन करना, ये एग्जीबिशन होता है टीचिंग में। तो एक्सपोजिशन से मुराद कम्प्रिहेंसिव एंड डिस्क्रिप्टिव एक्सप्लेनेशन ऑफ अ टॉपिक इज़ नाउन एज एक्सपोजिशन। अब इसके साथ साथ इसने एक और टर्म यूज़ की, इलस्ट्रेशन। इसमें कहा गया कि एग्जाम्पल्स और पिक्चर्स
इनकी मदद से आप एक्सप्लेनेशन को स्ट्रेंथन जब करते हैं तो ये इलस्ट्रेशन कहलाता है। ये बेसिकली उसकी बुक है जोहन आदम की, और ये दोनों मेथड भी हैं, मेथड्स ऑफ टीचिंग भी हैं, ठीक है। अब इसके आगे प्रिंसिपल भी हैं 3-4 अगर आप देखना चाहें। आसान लैंग्वेज होनी चाहिए, AV एड्स इस्तेमाल होने चाहिए, एनालॉजी एंड रिलेटेड एग्जांपल होने चाहिए, स्टूडेंट के रिस्पॉन्स के अकॉर्डिंग टीचर को पढ़ाना चाहिए, आवाज़ क्लियर होनी चाहिए, टॉपिक्स को रिपीट करना चाहिए, एट्सेट्रा। एक्सप्लेन टीचिंग मैनेजमेंट। Teaching management refer to the wide variety of skills and techniques that teachers use to keep students organized, orderly, focused, attentive on task and academically productive during a class. जब एक टीचर अपनी क्लास में टीचिंग को जो मैनेज करता है तो उसमें सबसे पहले वो प्लानिंग करता है। तो जो कुछ उसने पढ़ाना है वो इस अंदाज से पढ़ाता है कि उसकी क्लास में स्टूडेंट सबसे पहले तो फोकस्ड और अटेंटिव रहते हैं, स्टूडेंट रेस्पोंडेंट रहते हैं, यानी वो रिस्पॉन्स करते हैं, क्लास में डिसिप्लिन कायम रहता है, स्टूडेंट और टीचर इक्वली पार्टिसिपेट कर रहे होते हैं, टीचर जो पढ़ा रहा होता है बच्चे उससे डेविएट नहीं होते, यानी वो बच्चों को इतना अटेंटिव और डायरेक्टेड रखता है कि बच्चे उससे जो है वो डेविएट नहीं होते, मेन टॉपिक से डेविएट नहीं होते। इसके साथ साथ इस अपनी टीचिंग के दौरान टीचर की टीचिंग से बच्चे अच्छा लर्न करते हैं और उनके बिहेवियर में तब्दीली, यानी उनकी लर्निंग भी बहुत अच्छी होती है। तो एक टीचर की इस तरह से टीचिंग करना कि वो हर चीज़ उसकी प्री प्लान्ड हो, वेल ऑर्गेनाइज्ड हो। जब वो फिर प्री प्लान्ड हो गया, अब ऑर्गेनाइज भी उसने कर लिया, अब जब उसकी प्रेजेंटेशन हो रही हो तो वो वेल मैनेज हो, जो टाइम टेबल उसने बनाया उसको वो फॉलो कर रहा हो, जो असेसमेंट का एक्टिविटीज़ उसने डिज़ाइन की वो सारी की सारी वो कंडक्ट करवा ले उस फिक्स टाइम में, बच्चों को फीडबैक भी दे, बच्चों की लर्निंग जो है उसका फोकस हो, ऑब्जेक्टिव भी अचीव कर रहा हो और स्टूडेंट की पार्टिसिपेशन को भी वो इनक्रेज कर रहा हो साथ ही साथ, तो ये टीचिंग मैनेजमेंट कहलाती है। यानी अपनी टीचिंग को हर तरह से ओके रखना सिंपल वे में, ये टीचिंग मैनेजमेंट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाट इज़ लेक्चर मेथड। लेक्चर मेथड जो है वो सबसे ओल्डेस्ट मेथड ऑफ टीचिंग है, क्योंकि हमारे पास जो हिस्ट्री मिलती है ना वो एथेंस और स्पार्टा की मिलती है। एथेंस और स्पार्टा ग्रीक के यूनान के 2 शहर थे। एक जो था एथेन था वो मशहूर था तालीमी हवाले से, फ़िलासफ़ी, रिसर्च, साइंटिफिक स्टडी के हवाले से। जो दूसरा था वो जो है वो जंगजू थे, जहाँ से अलेक्जेंडर सिकंदर आज़म बना और उसने आधी दुनिया फ़तह की थी, तो वो स्पार्टन सिस्टम था। तो एजुकेशन जो लेक्चर मेथड है ये बेसिकली जो एथेनियन एजुकेशन थी वहाँ से ये जो है ओरिजिनेट हुआ। लेक्चर फ्रेंच वर्ड है जिसका मतलब होता है रीडिंग या रीडिंग प्रोसेस। ऑरल प्रेजेंटेशन इंटेंडेड टू प्रेजेंट इंफॉर्मेशन और टीच पीपल अबाउट अ पर्टिकुलर सब्जेक्ट। ऑरल जो प्रेजेंटेशन होती है लोगों को इन्फॉर्मेशन देने के लिए, ये लेक्चर मेथड कहलाती है। ये पीपल्स ओल्डेस्ट मेथड डेवलप्ड बाय आइडियलिज्म, ये मोनोलॉग है, यानी इसमें सारी इन्फॉर्मेशन टीचर के थ्रू जो है वो फ्लो हो रही होती हैं। ऑटोक्रेटिक है, टीचर का मेन रोल है, टीचर सेंटर्ड है, टीचर का टाइट कंट्रोल होता है। स्टूडेंट इसमें क्या होते हैं, पैसिव होते हैं। इसको डायलेक्टिक मेथड या चाक एंड टॉक मेथड भी कहते हैं। इसके 3 स्टेप होते हैं, इंट्रोडक्शन, बॉडी ऑफ लेक्चर एंड कंक्लूजन। ये भी आपको जोन ऑफ एजुकेशन में मिल जाएगा अगर मज़ीद आप इस पर कुछ देखना चाहते हैं। व्हाट इज़ इन्फ्लेशन, महंगाई किसको कहते हैं? इन्फ्लेशन इज़ अ रेट ऑफ इंक्रीज इन प्राइसेस ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम। इन्फ्लेशन इज़ टिपिकली अ ब्रॉड मेजर सच एज ओवरऑल इंक्रीज इन प्राइसेस और इंक्रीज इन द कॉस्ट ऑफ लिविंग इन द कंट्री। ये इसकी डेफिनेशन है इन्फ्लेशन की। नेक्स्ट क्वेश्चन है हाउ कैन वी कंट्रोल इन्फ्लेशन। क्रिएशन ऑफ लोकल रिसोर्सेज, अपने लोकल यानी हम चीज़ें बाहर से इंपोर्ट ना करें। मिनिमाइजिंग इंपोर्ट्स को कम करें, अपने रिसोर्सेज क्रिएट करें। रिलाइंग ऑन ऑन रिसोर्सेज। हायर इंटरेस्ट रेट रिड्यूस डिमांड इन द कंट्री। इंटरेस्ट रेट जो है वो ज़्यादा इंटरेस्ट रेट होंगे तो डिमांड जो है वो कंट्री की कम हो जाएगी। मनी जो होते हैं उसको हम क्या बोलते हैं, जो एक मुल्क से दूसरे मुल्क में ट्रांसफ़र होती है तो उसको भी कंट्रोल किया जाए। कंट्रोलिंग मनी सप्लाई एंड कैन कंट्रोल इन्फ्लेशन। गवर्नमेंट्स कैन यूज़ वेज एंड प्राइस कंट्रोल टू फाइट इन्फ्लेशन। तो गवर्नमेंट की तरफ से भी इस पर एक तो हम अपने रिसोर्सेज बनाएं, दूसरा हम इंपोर्ट्स को कम करें, तीसरे नंबर पे हम जो है वो
वेस्टेज ऑफ रिसोर्सेज, इसके ऊपर भी हमें तवज्जो देनी चाहिए। चौथे नंबर पे हमें जो है वो अपनी जो लोकल मार्केट्स हैं उन पे प्राइस कंट्रोल भी करना चाहिए। तो ये इन्फ्लेशन को हम इस तरह से कंट्रोल कर सकते हैं। नेक्स्ट है हु वाज एरिस्टोटल। एरिस्टोटल जो है वो एक ग्रीक फ़िलासफ़र थे और ये स्टूडेंट थे प्लेटो के, और इन्होंने सबसे पहले जो फ़िलासफ़ी दी थी रियलिज़म फ़िलासफ़ी, तो ये उसके फाउंडर हैं, फाउंडिंग फादर ऑफ रियलिज़म फ़िलासफ़ी एरिस्टोटल। और इसके बाद ये फादर ऑफ लॉजिक, यानी जो लॉजिक है इसके सब्जेक्ट के अभी फादर इनको कहा जाता है। और साइंटिफिक मेथड जो है इंडक्टिव और डिडक्टिव वाला, इसका फादर भी कहा जाता है। फादर ऑफ साइकोलॉजी भी हैं ये एरिस्टोटल। 382 से 382 से 322 BC बिफोर क्रिस्ट, ये इनका जो है वो पीरियड है। ग्रीक यूनान फ़िलासफ़र थे, यूनानी फ़िलासफ़र थे। इनके स्टूडेंट जो हैं वो अलेक्जेंडर थे, जिन्होंने आधी दुनिया को फ़तह किया था। तो इनकी फ़िलासफ़ी है रियलिज़म, जो कि आइडियलिज़म के अगेंस्ट आई थी, और ये इनके अपने टीचर के अगेंस्ट इन्होंने फ़िलासफ़ी दी थी। और इनकी जो फ़िलासफ़ी है उसमें सारे का सारा जो फोकस है वो किया गया है मैटर के ऊपर, फ़िज़िकल ऑब्जेक्ट्स मैटर के ऊपर, साइंटिफिक मेथड और सेंसेस के ऊपर जो है इसने फोकस किया है। पहली जो साइकी के ऊपर, पहली साइकोलॉजी के ऊपर किताब है पहली साइकी, वो भी इनकी लिखी हुई है। हु वाज अल गज़ाली। इमाम गज़ाली रहमतुल्लाह अलैह एक जो है वो मुस्लिम फ़िलासफ़र हैं। इमाम गज़ाली रहमतुल्लाह अलैह 1058 में तूस ईरान में पैदा हुए और 1111 AD में इनकी आपकी वफ़ात हुई। आपका पूरा नाम अबू हामिद मोहम्मद बिन मोहम्मद था। इन्होंने जो इनकी जो इम्पोर्टेंट वर्क है, इनकी एक तो बुक हैं, काफ़ी सारी बुक्स हैं जिनमें आयाल उलूमुद्दीन है, कीमियाए सआदत, तशफ़तुल फ़िलासफ़ा, जवाहिरुल कुरान, मक़ासिदुल फ़लसफ़ा, ये कुछ इम्पोर्टेंट बुक्स हैं। इसके अलावा इन्होंने नॉलेज को कैटेगराइज़ किया है दो बेसिस पे, एक है फ़र्ज़ ऐन और दूसरा है फ़र्ज़ किफ़ाया। फ़र्ज़ ऐन में इन्होंने कंपलसरी नॉलेज की बात की, कुरान, हदीस, तफसीर, फ़िक़्ह, जबकि फ़र्ज़ किफ़ाया में इन्होंने जो वो नॉलेज है जो कि लाजमी नहीं है किसी भी ह्यूमन या मुस्लिम के लिए अकॉर्डिंग टू हिम, वो है मैथ, बॉटनी, फ़िज़िक्स। इसके बाद इन्होंने नॉलेज को इसकी यूज़फुलनेस की बेस पे भी दो कैटेगरीज़ में डिवाइड किया, एक है इल्म महमूद और दूसरा इल्म मज़मून। तो इल्म महमूद वो इल्म है जो कि बेनिफिशियल है ह्यूमन बीइंग के लिए, जैसे कुरान और सुन्नह की तालीम है, और इल्म मज़मून वो इल्म है जो कि यूज़लेस है, इंजूरियस है, लाइक मैजिकल एंड पामिस्ट्री। एरिस्टोटल की फ़िलासफ़ी के ये हामी थे जो रियलिज़म फ़िलासफ़ी है, लेकिन कुछ लोग जो है वो इसको आइडियलिस्ट भी कहते हैं। बहरहाल ये फ़्रेंच फ़िलासफ़र जो है वो ब्लेज़ पास्कल इनसे इंस्पायर हुए थे। गज़ाली, इमाम गज़ाली रहमतुल्लाह अलैह ने इस्लामिक फ़िलासफ़ी को मज़ीद जो है वो एक्सपेंड किया या प्रेजेंट किया। इस्लामिक फ़िलासफ़ी के ये कह लें कि एक्सपोनेंट हैं, और इनके नज़दीक जो एजुकेशन है वो यूटिलिटेरियन होनी चाहिए, यानी इनकी फ़िलासफ़ी कहती है कि प्रैक्टिकल एजुकेशन होनी चाहिए, जिससे ना इंडिविजुअल को ना सिर्फ ख़ुद को फ़ायदा हो बल्कि उसकी सोसाइटी को भी हो। इसने कहा कि टीचिंग जो आप करें तो उस बच्चे की प्रीवियस नॉलेज की बेस पे करें, और एलिमेंट्री एजुकेशन के ये हामी थे। एलिमेंट्री एजुकेशन, फ़िज़िकल एजुकेशन पे इन्होंने फ़ोकस किया। इसके साथ साथ इन्होंने जो वुमेन एजुकेशन है उसके भी ऊपर इन्होंने बात की है। तो इसके अलावा मज़ीद इन्होंने इनके टाइम जो चैलेंज था वो रिलीजन और फ़िलासफ़ी का था, और इनके नज़दीक ह्यूमन जो नेचर है उसके 4 कंपोनेंट होते हैं, सेज, पिग, डॉग एंड डेविल, इंटेलेक्ट, लस्ट, एंगर एंड ब्रूटैलिटी। इनके नज़दीक जो करिकुलम है उसमें रिलीजियस साइंसेस, लिंग्विस्टिक एंड लिटरेचर इंक्लूड होना चाहिए। अब कुछ लोग जो कहते हैं ना कि ही वाज आइडियलिस्ट, अब आइडियलिज़म जो है वो साइंस सब्जेक्ट के अगेंस्ट था, तो ये जो है साइंस और प्रैक्टिकल जो साइंस है ये इसके ऊपर बिलीव करते थे, जबकि आइडियलिज़म सिर्फ जो स्पिरिचुअल बिलीव थे उनका स्पिरिचुअल बिलीव थे आइडियलिज़म के। फ़िज़िकल एजुकेशन का कॉन्सेप्ट इन्होंने दिया, उन्होंने कहा कि वुमेन एजुकेशन का अकॉर्डिंग टू देयर सेक्स रोल जो है वो उनकी एजुकेशन होनी चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाट इज़ नेगेटिव लर्निंग।
नेगेटिव लर्निंग जो है इसके बारे में दो डेफिनेशन मैं आपकी खिदमत में पेश करना चाहता हूँ। पहली है acquisition of erroneous and unhealthy knowledge, skills or values which leads to faulty mental models and reasoning. It adversely affect the behavior. For example, pickpocketing, how to escape situation by telling a lie, how to fight. अब ये देखिए लर्निंग जो है वो पॉजिटिव भी हो सकती है, नेगेटिव भी हो सकती है, ठीक है। अब नेगेटिव लर्निंग कौन सी है इस पॉइंट ऑफ व्यू से अभी मैं एक और डेफिनेशन भी आपको शेयर करूँगा। एक्विजिशन ऑफ एरोनियस नॉलेज, एरोनियस एंड अनहेल्दी नॉलेज, जैसे ब्राइबरी है, रिश्वत लेना है, डाका डालना है, जेब तराशी करना है, झूठ वैसे बोलना है, झूठी गवाही कैसे देनी है, लड़ना कैसे है, एट्सेट्रा, ठीक है। अब ये वो टाइप्स हैं जो कि अनहेल्दी हैं एक इंडिविजुअल के लिए भी और उसकी सोसाइटी के लिए भी। ये तो हो गई एक टाइप। दूसरी जो बात की थी ना नेगेटिव लर्निंग की, रोसो की जो डेफिनेशन है नेगेटिव लर्निंग की वो भी मैं आपके साथ शेयर कर देता हूँ जो उसने दी है। रोसो ने उसके नज़दीक एक इंडिविजुअल को आप क्या करें, उसको फ्री हैंड दे दें। एक इंडिविजुअल को आप क्या करें, फ्री हैंड दे दें, यानी वो क्या करे, खुद से अपने कॉन्सिक्वेंसेस से सीखेगा। यानी ये नेगेटिव एजुकेशन या नेगेटिव लर्निंग वैसे है ये उनका कॉन्सेप्ट नेगेटिव एजुकेशन का। ये सम टाइम आपसे पूछा जा सकता है व्हाट इज़ कॉन्सेप्ट ऑफ नेगेटिव लर्निंग या नेगेटिव एजुकेशन अकॉर्डिंग टू रोसो, जोहन जैक रोसो। तो इन्होंने कहा था कि एजुकेशन दैट टेंड टू परफेक्ट द ऑर्गन्स दैट आर द इंस्ट्रूमेंट ऑफ नॉलेज बिफोर गिविंग देम नॉलेज डायरेक्टली, एजुकेशन दैट ट्राई टू प्रिपेयर रीजन बाय प्रॉपर एक्सरसाइज ऑफ सेंसेस। तो इनका फोकस था कि सेंसेस के ज़रिए बच्चा खुद अंडरस्टैंड करे उन ऑर्गन्स को, यानी मसलन माइंड है, फिज़िकल पार्ट्स हैं बच्चे के, तो उनको एजुकेशन खुद क्या करती है, परफेक्ट बनाती है। इट सेल्फ एजुकेशन खुद परफेक्ट बनाती है। तो उन इंस्ट्रूमेंट को तैयार करना डायरेक्टली आर इंस्ट्रूमेंट ऑफ नॉलेज बिफोर गिविंग देम नॉलेज डायरेक्टली, हम उन्हें नॉलेज डायरेक्टली ना दें। यानी ये एजुकेशन सिस्टम के अगेंस्ट थे और ये कहते थे आप बच्चे को फ्री हैंड दे दें। अब उसके फ़र्ज़ करें बच्चा ना आग वाली या किसी गर्म चीज़ को हाथ लगाता है, ठीक है, तो जब उसको ना रोकें, ये कहता है कि ठीक है उसे करने दें। जब वो आग को हाथ लगाएगा तो अब ये दोबारा वो ज़िंदगी भर किसी गर्म चीज़ के नज़दीक नहीं जाएगा। तो ये उनका मानना था कि एजुकेशन दैट टेंड टू परफेक्ट द ऑर्गन दैट आर द इंस्ट्रूमेंट ऑफ नॉलेज बिफोर गिविंग देम नॉलेज डायरेक्टली। ये सेंसेस के ऊपर फोकस करते थे, यानी बच्चे के सेंसेस के थ्रू लर्निंग के ऊपर ये फोकस करते थे। इनका जो कॉन्सेप्ट है ना नेगेटिव लर्निंग का, वो ये है कि आप बच्चे को फ्री हैंड दे दें, ठीक है, आप उसकी कंप्लीट डिपार्चर हो जो हमारा ट्रेडिशनल एजुकेशन है इससे। अब एक बच्चा फॉल्सहुड अगर कुछ गलती करता है तो वो अपने सेंसेस को यूज़ करेगा, ठीक है, वो देखेगा कि भाई इसके तो कॉन्सिक्वेंसेस ये हैं, जैसे मैंने अभी आपको एग्जांपल भी दिए। तो जब उसको पता चलेगा कि भाई इसके कॉन्सिक्वेंसेस ये हैं तो वो खुद ही खुद को ठीक कर देगा, ठीक है। तो ये कहते थे कि ये पॉजिटिव है, इसको पॉजिटिविज़म भी इनकी फ़िलासफ़ी को कहा जाता है। वो कहते थे कि ये मेथड होना चाहिए, बच्चे को आप फ्री विल दें, प्ले वे, खेलता रहे, खुद गलती करेगा खुद ही सुधरेगा। वो कहते हैं कि नेचर इंसान को अच्छा बना देती है, हमने इंसान को बुरा बना दिया तालीम के जो मौक़े फ़राहम करके। व्हाट इज़ शॉर्ट टर्म मेमोरी? शॉर्ट टर्म मेमोरी किसी इंडिविजुअल की वो मेमोरी होती है जो बहुत ही थोड़े टाइम के लिए, मेमोरी की बेसिकली हमारे यहाँ जो है वो 3 टाइप्स होती हैं। एक होती है सेंसरी मेमोरी, एक होती है शॉर्ट टर्म मेमोरी, एक होती है लॉन्ग टर्म मेमोरी। जो होती है ना शॉर्ट टर्म मेमोरी, ये वो मेमोरी होती है जो हमें मतलब कि सेंसरी है कि 1 सेकंड या उससे कम वक्त के लिए हम किसी चीज़ को मेमोराइज़ करते हैं, ये हमारी होती है सेंसरी मेमोरी। देन आती है शॉर्ट टर्म। शॉर्ट टर्म वो मेमोरी है जिसमें हमारी इंफॉर्मेशन चंद सेकंड के लिए, चंद सेकंड तक इंफॉर्मेशन हमारे माइंड के अंदर जो है वो स्टोर रहती है। ये हमारी short term memory holds information for a very brief time, less than a sensory memory less than a second, जबकि short term memory holds information for a short less than a minute, normally 15 से 20 सेकंड तक, या कहीं कुछ बुक्स में आपको 30 सेकंड तक भी मिलेगा। यानी ये 1 मिनट से कम ड्यूरेशन में
जो हम किसी भी इंफॉर्मेशन को अपने माइंड में सेव रखते हैं और फिर हमें भूल जाती है, वो शॉर्ट टर्म होती है। लॉन्ग टर्म जो है ये सदियों सालों महीनों सालों चलती है, ये लॉन्ग टर्म होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाट इज़ कोहलबर्ग थ्योरी ऑफ मॉरल डेवलपमेंट। मॉरल डेवलपमेंट की एक इम्पॉर्टेंट थ्योरी जो कोहलबर्ग ने दी है, इस थ्योरी की बेसिकली जो है वो 3 इसके लेवल हैं, प्री कन्वेंशनल, कन्वेंशनल और पोस्ट कन्वेंशनल, और 6 इसकी स्टेजेस हैं। इसकी डेफिनेशन हम देख लेते हैं कि व्हाट इज़, पहले तो हमें पता होना चाहिए मॉरल डेवलपमेंट। एक इंडिविजुअल राइट, रॉन्ग, गुड, बैड, एथिक्स और एस्थेटिक्स का जो सेंस डेवलप करता है, ये उसकी मॉरल डेवलपमेंट होती है। तो इसने 3 जो है वो उसके लेवल और 6 स्टेजेस बताई हैं कोहलबर्ग ने मॉरल डेवलपमेंट की। पहला जो लेवल है ये प्री कन्वेंशनल लेवल है। इसकी जो है फर्दर 2 स्टेजेस होती हैं, ओबीडियंस एंड पनिशमेंट ओरिएंटेशन। इसमें एक इंडिविजुअल सिर्फ इसलिए काम अच्छा करता है क्योंकि उसकी मजबूरी होती है, वो दूसरों के डर या सज़ा के खौफ से वो ये काम करता है, अच्छे काम करता है, यानी सच बोलता है, चोरी नहीं करता है, एट्सेट्रा, टाइम पे स्कूल जाता है। दूसरा प्री कन्वेंशनल में जो दूसरी स्टेज है वो है सेल्फ इंटरेस्ट। अब इसमें इंडिविजुअल जो है वो इसलिए कर रहा होता है कोई भी कि उसके साथ अच्छा हो रहा होता है, वो किसी से अच्छा इसलिए करता है क्योंकि उसके साथ अच्छा होता है, ठीक है, गिव एंड टेक वाला, टिट फॉर टैट जिसे हम कहते हैं, यानी उसकी अपनी कोई मोरालिटी नहीं है। तो इसने बेसिकली मॉरल डेवलपमेंट थ्योरी में 3 जो लेवल हैं, उसने कहा कि पहले तो एक इंडिविजुअल की अपनी कोई मोरालिटी नहीं होती पहले लेवल पे, इसके 2 स्टेजेस हमने बात कर लिए। दूसरे पे एक इंडिविजुअल की इस लेवल पे भी अपनी मोरालिटी नहीं होती, इसमें वो सिर्फ सज़ा जज़ा के खौफ से काम अच्छा करता है, मोरालिटी दिखाता है। कन्वेंशनल में वो सोशल रूल्स को एक्सेप्ट करता है, इस लेवल पे उसकी अपनी मोरालिटी नहीं होती। इंटरपर्सनल ओरिएंटेशन, वो दूसरों के साथ रिलेशनशिप बनाता है और उस बेस पे उनको कायम करने के लिए जो है वो एथिकल जो उसके होते हैं, वो कहता है कि लोग जो दूसरे लोगों की जो कहते हैं कि वो जो चीज़ को पसंद करते हैं, ठीक है, तो ये कोशिश करता है कि चलें वो इसको पसंद करते हैं तो मुझे भी ऐसा करना चाहिए, ठीक है। तो इंटरपर्सनल ओरिएंटेशन है। फिर लॉ एंड ऑर्डर है, ये डिफरेंट रूल्स को फॉलो करता है, यानी इसमें भी उसकी अपनी मोरालिटी नहीं होती, ये सिर्फ फॉलो करता है कि दूसरे लोगों की ये चॉइसेस हैं तो इसलिए मुझे करना चाहिए। लॉ एंड ऑर्डर रूल सोसाइटी के ये हैं तो मुझे ये अच्छा करना चाहिए। थर्ड वन है पोस्ट कन्वेंशन, इसमें उसकी अपने जो है वो मोरालिटी होती है। इसमें सोशल कॉन्ट्रैक्ट ओरिएंटेशन, इसमें वो सोसाइटी में डिफरेंट लोगों के साथ जो उसका कॉन्ट्रैक्ट होता है, यानी जैसे हम कहते हैं ना अपनी ज़ुबान पे कायम रखना, ये लेवल आ जाता है कि इंडिविजुअल अपना जो मोरालिटी है, सच बोलना, अच्छाई करना, अपने दिल से वो करता है, किसी के कहने पे नहीं करता है। एंड यूनिवर्सल प्रिंसिपल ओरिएंटेशन, सम टाइम हमारे यहाँ ऐसे होते हैं कि हमारे जो सोसाइटी के कुछ रूल्स ऐसे होते हैं जो यूनिवर्सल प्रिंसिपल के अगेंस्ट होते हैं, तो इस लेवल पे वो ये सोचता है कि यार इंसानियत पहले है, बाकी चीज़ें बाद में हैं। तो ये यूनिवर्सल प्रिंसिपल ओरिएंटेशन है इसकी मॉरल डेवलपमेंट थ्योरी की। इनका सारा काम मॉरल डायलीमा और मॉरल रीजनिंग के ऊपर था कोहलबर्ग का। इसने कहा कि मॉरल डायलीमा वो सिचुएशन है जिसमें एक इंडिविजुअल के पास कोई क्लियर कट आंसर नहीं होता किसी भी मॉरल प्रॉब्लम का, जबकि मॉरल रीजनिंग में उसने कहा कि एक इंडिविजुअल सोचता है, क्रिटिकली इन्वेस्टिगेट करता है, थिंकिंग आती है उसकी कि क्या चीज़ ठीक है और क्या चीज़ गलत है। तो ये मॉरल रीजनिंग है। What is difference between aptitude and attitude? Aptitude are individual inherent talents and abilities for learning or doing certain things in different areas. It is natural ability to learn or perform in a specific area. Attitude is a feeling or way of thinking that affects a person's behavior. एप्टीट्यूड कहते हैं फ्यूचर पोटेंशियल को, एक इंडिविजुअल की वो सलाहियत कि वो फ्यूचर में क्या बन सकता है या उसके अंदर नेचुरली इनहेरेंटली कौन से टैलेंट्स या एबिलिटीज़ अल्लाह ताला ने रखी हुई हैं, वो उसका एप्टीट्यूड होता है। जबकि एटीट्यूड उसका वे ऑफ थिंकिंग होता है कि एक इंडिविजुअल किसी भी चीज़ को कैसे सोचता और फील कैसे करता है और अपनी उस फीलिंग और थिंकिंग की बेस पे उसका रिस्पॉन्स या बिहेवियर कैसे होता है, तो ये उसका एटीट्यूड कहलाता है। व्हाट इज़ योर हॉबी? आप कोई भी अपना हॉबी बता सकते हैं। व्हाट इज़ डिफरेंस बिटवीन मोटिवेशन हाइजीन फैक्टर? 2 फैक्टर हैं, ये हम पिछला जो रिकॉर्डेड लेक्चर है उसमें मैं आपको बता चुका हूँ। व्हाट इज़ टोटल स्कूल टाइमिंग फॉर ईसी स्टूडेंट? ये 3 आवर्स होती है। व्हाट इज़ योर लेवल ऑफ मोटिवेशन अकॉर्डिंग टू मैस्लो थ्योरी? सेल्फ इस्टीम आपका लेवल होना चाहिए। ये 5वां जो है वो चौथा लेवल है। सबसे पहले होता है फिजियोलॉजिकल नीड, फिर सेफ्टी नीड, फिर जो है वो बिलोंगिंग नीड्स होती हैं, फिर सेल्फ इस्टीम और फिर सेल्फ एक्चुअलाइजेशन। सेल्फ इस्टीम ये वो लेवल है जिसमें एक इंडिविजुअल जो सोचता है कि मेरी क्या रिस्पेक्ट है, लोग मुझे कितना जानते हैं,
ठीक है, मैंने क्या, सेल्फ एवेलुएशन इसे हम कहते हैं कि इंडिविजुअल अपने आप को एनालाइज करना, एवेलुएट करता है कि मैंने अब तक क्या खोया, मैंने क्या पाया, लोग मुझे क्यों अच्छा समझते हैं या क्यों अच्छा नहीं समझते, मुझे क्या करना चाहिए, तो ये क्या मेरे अंदर खूबियाँ खामियाँ, ये उसकी सेल्फ इस्टीम होती है। व्हाट इज़ मेंटल हेल्थ? मेंटल हेल्थ रेफर्स टू कॉग्निटिव, बिहेवियरल एंड इमोशनल वेलबींग। एक इंडिविजुअल की जो कॉग्निटिव, बिहेवियरल और इमोशनल वेलबींग होती है, ये उसकी मेंटल हेल्थ होती है। इट इज़ ऑल अबाउट हाउ पीपल थिंक, फील एंड बिहेव। लोग कैसे सोचते, कैसे हैं, फील कैसे करते हैं, बिहेव कैसे करते हैं। ऑब्वियसली हम जो सोचते हैं, हमारे माइंड में कोई आइडिया आता है तो फिर हम उसको फील भी करते हैं, तो फिर उस पर एक्शन भी हमारा होता है, यानी बिहेवियर भी। तो मेंटल हेल्थ जो है बेसिकली हमारी कॉग्निटिव, बिहेवियरल और इमोशनल वेलबींग है कि हम कैसे सोचते हैं, कैसे फील करते हैं और कैसे बिहेव करते हैं। जितनी अच्छी हमारी थिंकिंग या होगी, कॉग्निटिव एबिलिटीज़ और थिंकिंग होगी, उतना अच्छा हमारा बिहेवियर होगा। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाट इज़ क्रिटिकल पेडागोजी? क्रिटिकल पेडागोजी बेसिकली पालो फ्रायर का एक कॉन्सेप्ट है। इसने कहा था कि इस तरह से आप बच्चों को टीच करें कि उनके अंदर क्रिटिकल कॉन्शियसनेस डेवलप हो। टीचिंग अप्रोच विच अटेम्प्ट्स टू हेल्प स्टूडेंट टू बिकम क्रिटिकली कॉन्शियस अबाउट रियलिटी एंड टू चैलेंज डोमेन, यानी बच्चे के अंदर आप थिंकिंग, क्रिएटिविटी, इमेजिनेशन, ये चीज़ें आप डेवलप करें। बच्चा सोचे भाई, एक तो आप उसको जो चीज़ पढ़ा रहे हैं ना तो फिज़िकली चीज़ें मौजूद हों। एक कुछ चीज़ें होती है मेटाफिज़िकल, यानी उनका एग्जिस्टेंस तो होती है लेकिन उनकी फ़िज़िकल अपीयरेंस नहीं होती, ठीक है। तो मेटाफिज़िकल ऑब्जेक्ट्स की, अब बच्चा सोचेगा किसी भी चीज़ को, किसी कि भाई ये जो प्रोसेस है, बिग बैंग थ्योरी अच्छा हुई थी, कैसे हुई थी, क्यों हुई थी, क्या रिज़ल्ट निकले थे, एट्सेट्रा। तो बच्चा क्रिटिकली, ठीक है, तनकीदी जिसे हम कहते हैं, कि वो उसके बाल को जो है वो अलग करके देखे कि भाई आटे में से जैसे बाल निकालना, ये वही बात है कि हर चीज़ को अलग अलग करके सोचे, सवाल करे टीचर से। तो ये क्या होती है क्रिटिकल पेडागोजी? टीचिंग अप्रोच विच अटेम्प्ट्स टू हेल्प स्टूडेंट टू बिकम क्रिटिकली कॉन्शियस अबाउट रियलिटी एंड टू चैलेंज डोमिनेशन बाय थिंकिंग, रीडिंग, राइटिंग, स्पीकिंग, गोइंग बियॉन्ड द सरफेस मीनिंग। इसके 3 वेज होते हैं। एक है डायलॉग, यानी कॉन्शियस, ये टीचर कॉन्शियसनेस उसके अंदर राइज करता है डायलॉग से। दूसरा है प्रैक्टिस, प्रैक्टिस जो है वो एक्शंस को कहते हैं, एक्शंस और रिफ्लेक्शन, जो आपको उसकी जो ऑब्जेक्ट्स प्रेजेंट किए जा रहे हैं उस पर बच्चे की एक्शन क्या है और उससे उसकी थिंकिंग क्या है, रिफ्लेक्शन। उसके बाद है जनरेटिंग थीम एंड कोडिफिकेशन, इससे फिर जो आइडिया जब डेवलप किया जाए किसी भी क्रिटिकल इन्वेस्टिगेशन से, उसको हम क्या कहते हैं, जनरेटिंग थीम या कोडिफिकेशन। पालो फ्रायर ने दिया था। इन्होंने बैंकिंग मेथड भी इंट्रोड्यूस करवाया था इन टीचिंग, बैंकिंग मेथड इन टीचिंग। चलिए मैं बता देता हूँ, ये सवाल भी इम्पोर्टेंट है। बैंकिंग मेथड, नॉलेज इज़ टेकन टू बी अ गिफ्ट दैट इज़ प्रेजेंटेड टू द स्टूडेंट बाय टीचर। ये कहते हैं कि जैसे आप बैंक में, ये मैं आपको समझाने के लिए बता रहा हूँ, ये नहीं कहते कि जैसे हम बैंक में, हमारे पास हमारे सेविंग अकाउंट में पैसे पड़े हो ना, तो बैंक हमें मंथली प्रॉफिट देता है 2000, 4000, 5000, जितनी भी जो आपका अकाउंट पड़ा होता है उसकी बेस पे। ये कहते हैं कि ऐसे नहीं होना चाहिए कि टीचिंग भी फॉर ग्रांटेड नहीं होना चाहिए कि आप स्कूल में जाएं और टीचर बस उनको बता रहा और बच्चा सिर्फ उसी को रटा लगा रहा है, ऐसे नहीं होना चाहिए। ये कहते हैं नहीं। तो ये कहते हैं कि हमारे यहाँ जो सिस्टम है एजुकेशन का, ये गलत है, ये बैंकिंग मेथड ही है। नॉलेज इज़ टेकन टू बी अ गिफ्ट दैट इज़ प्रेजेंटेड टू द स्टूडेंट बाय द टीचर। स्टूडेंट हैव नो अपॉर्चुनिटी टू क्वेश्चन, इवेलुएट और चेंज देयर लाइव्स। वही सीखते हैं जो टीचर उनको बताता है, बस। इसके अलावा उसने खुद से कुछ नहीं सोचना, खुद से उसने क्रिटिकल इन्वेस्टिगेट नहीं करना। ये बेसिकली वो जो क्रिटिकल पेडागोजी है ना, ये उसके अगेंस्ट है ये टर्म बैंकिंग मेथड। इसमें कहा जाता है कि बस बच्चे ने वही समझना है जो टीचर बताता है। चलें जी, हम इसके कर्चलेस सर्कल भी इसने दिए थे, मैं वो नहीं बता रहा, आप बुक से देख लीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाट इज़ लॉर्ड मैकॉले रिपोर्ट? दो जो है वो रिपोर्ट्स हैं, उनको जो है वो क्या कहा जाता है, एक मैग्ना कार्टा कहा जाता है एजुकेशन का, एक को जो है वो इंडियन एजुकेशन का कहा जाता है और एक को पाकिस्तान। 1959 का जो कमीशन हमारा है वो मैग्ना कार्टा ऑफ पाकिस्तान एजुकेशन कहलाता है, जबकि जो वुड डिस्पैच है ये मैग्ना कार्टा ऑफ इंडियन एजुकेशन कहा जाता है इसको। हम पढ़ रहे हैं लॉर्ड मैकॉले की रिपोर्ट। ये वैसे सवाल मेरे जहन में आ गया तो मैंने कहा चलें बता दूं। लॉर्ड मैकॉले जो है 1835 में 1835 में एक रिपोर्ट पेश की। लॉर्ड विलियम बेंटक जो उस वक़्त गवर्नर थे, इनको लॉर्ड मैकॉले ने, जो कि उस वक़्त पब्लिक इंस्ट्रक्शन जो
थी कमेटी ऑफ जनरल कमेटी ऑफ पब्लिक इंस्ट्रक्शन, ये उसके चेयरमैन थे जो थी ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी। तो ईस्ट इंडिया कंपनी के जो गवर्नर हैं उनको इन्होंने एक रिपोर्ट पेश की 7 मार्च 1835 को। तो इस रिपोर्ट को लॉर्ड मैकॉले रिपोर्ट कहा जाता है, इसको इंडियन एजुकेशन एक्ट भी कहा जाता है। इसका बेसिक पर्पस वेस्टर्न एजुकेशन और उनके इसके जो लिटरेचर है इंग्लिश लिटरेचर उसको प्रमोट करना, और वेस्टर्न एजुकेशन के क्लर्क्स यानी स्कॉलर्स प्रोड्यूस करना, और इंडियन जो ओल्ड एजुकेशन सिस्टम है इसको क्या करना, रिमूव करना। इंग्लिश इसका मीडियम ऑफ इंस्ट्रक्शन था, और लॉर्ड मैकॉले ने कहा था कि यूरोपियन लाइब्रेरी का एक शेल्फ पूरे जो इंडियन और अरेबियन एजुकेशन है या इनकी जो बुक्स हैं वो उससे एक शेल्फ हमारा ज़्यादा है। 1813 में नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाट इज़ चार्टर एक्ट। चार्टर एक्ट जो है वो एक 1813 में आया था पहला चार्टर एक्ट। ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी ने एक एक्ट जो है वो किया कि नेक्स्ट जो एजुकेशन की रिस्पॉन्सिबिलिटी होगी इंडिया के अंदर वो ईस्ट इंडिया कंपनी की होगी 20 साल के लिए, 1813 से लेकर 1833 तक 20 साल इंडियन एजुकेशन की रिस्पॉन्सिबिलिटी किसकी होगी, ईस्ट इंडिया कंपनी की होगी। तो ये एक्ट पास हुआ ब्रिटिश पार्लियामेंट में। इस एक्ट का नाम था चार्टर एक्ट। इस चार्टर एक्ट का क्रिश्चियनिटी को प्रमोट करना और वेस्टर्न साइंसेस को प्रमोट करना, इंग्लिश को मीडियम ऑफ इंस्ट्रक्शन रखा गया। कंपनी इसको 10 साल तक जो है नाफिज ना कर सकी क्योंकि वहाँ पे इशू बन गया, यानी 1823 तक ये नाफिज ना हुआ एक्ट। वो ये था, कुछ लोग थे वो कहते थे कि मीडियम ऑफ इंस्ट्रक्शन जो कि इसका इंग्लिश था, एंजलिस्टिक्स थे और ओरिएंटलिस्ट थे। ओरिएंटलिस्ट कहते थे कि वो जो इंग्लिश की इंडिया की नेटिव लैंग्वेज है वो यूज़ होनी चाहिए, जबकि एंजलिस्टिक्स कहते थे कि इंग्लिश मीडियम ऑफ इंस्ट्रक्शन होना चाहिए। दूसरा चार्टर एक्ट, जब पहला चार्टर एक्ट जो है वो ख़त्म हुआ इसका ड्यूरानिया 1813 में, तो फिर दूसरा चार्टर एक्ट 1833 में पेश किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाट इज़ टेबल ऑफ स्पेसिफिकेशन। टेबल ऑफ स्पेसिफिकेशन इसको 2 वे चार्ट भी कहा जाता है या टेस्ट ब्लूप्रिंट भी इसको कहा जाता है, टेबल ऑफ स्पेसिफिकेशन को जी। टेबल ऑफ स्पेसिफिकेशन बेसिकली एक 2 वे चार्ट है, ये आपके सामने है। इसको ब्लूप्रिंट ऑफ टेस्ट भी कहा जाता है। 2 वे चार्ट है जिसके 2 एक्सेस होते हैं, एक होता है इसका एक्स एक्सेस, दूसरा होता है इसका वाई एक्सेस। इसका जो एक्स एक्सेस होता है, इस एक्स एक्सेस के ऊपर इसका ये वाई एक्सेस है और नीचे यहाँ पे एक्स एक्सेस होता है। तो एक्स एक्सेस के ऊपर इसके जो है वो क्या होते हैं, ऑब्जेक्टिव्स होते हैं, सॉरी कंटेंट होते हैं। एक्स एक्सेस के ऊपर ये हॉरिजेंटल होता है एक्सेस, जो इसके ऊपर कंटेंट होते हैं, और ये वाई एक्सेस है, वाई एक्सेस के ऊपर ये आप देखें तो ऑब्जेक्टिव्स होते हैं। तो ए 2 वे टेबल ऑफ 2 वे चार्ट, table of specification is a 2 way chart that provides graphic representation of the content of the course or curriculum element and educational objectives of the topic। इसमें 2 चीज़ें होती हैं, एक होती हैं ऑब्जेक्टिव और दूसरे होते हैं कंटेंट। कौन से ऑब्जेक्टिव के से रिलेटेड क्वेश्चन कौन से चैप्टर से लिए जाएंगे, ये बेसिक इसका पर्पस होता है। मसलन कॉग्निटिव डोमेन है तो उसमें नॉलेज लेवल के सवाल कितने होंगे, कंप्रीहेंशन, एप्लीकेशन, एनालिसिस, सिंथेसिस, इवैल्यूएशन, किस लेवल के कितने क्वेश्चन होंगे। अनफॉर्चुनेटली हमारे एग्जामिनेशन सिस्टम में सिर्फ पहले 3 पे ही फोकस किया जाता है, कॉग्निटिव डोमेन के फर्स्ट 3 लेवल पे जी। तो ये 2 वे चार्ट है। इसके वाई एक्सेस पे जो है वो ऑब्जेक्टिव्स होते हैं, एक्स एक्सेस पे कंटेंट होता है। इससे बैलेंस टेस्ट डेवलप होता है। ये सैम्पलिंग पूरे कंटेंट से आसानी से हम कर सकते हैं। टेस्ट की वैलिडिटी से इंश्योर होती है, टेस्ट और के ऑब्जेक्टिव और कंटेंट के दरमियान इंटीग्रेशन होती है। ये जो है इसके इम्पॉर्टेंट फीचर्स हैं टेबल ऑफ स्पेसिफिकेशन के। मज़ीद आप इसकी डिटेल देख सकते हैं। व्हाट इज़ रोल ऑफ वाइट बोर्ड इन टीचिंग। टीचिंग में वाइट बोर्ड का बहुत रोल है। वाइट बोर्ड सेंटर है जहाँ से सारी इन्फॉर्मेशन डिलीवर की जाती है, टीचर स्टूडेंट को डिलीवर करता है। टीचिंग विद द वाइट बोर्ड अलाउ टीचर्स टू डिलीवर इंस्ट्रक्शन इन एन अल्टरनेटिव फॉर्मेट। वाइट बोर्ड आर ग्रेट फॉर ड्राइंग थिंग्स आउट ऑफ द मेमोरी। वाइट बोर्ड अलाउ स्टूडेंट्स टू शोकेस देयर थिंकिंग, शेयर आइडियाज, ब्रेनस्टॉर्म एंड बेस्ट फॉर ऑल दैट इज़ फॉर ऑल इट्स नॉट परमानेंट। वाइट बोर्ड इज़ सेंटर। वाइट बोर्ड जो है वो सेंटर होता है। ब्रेन स्टोर्म एंड बेस्ट ऑफ ऑल, जो इन्फॉर्मेशन बच्चे के माइंड के अंदर होती है टीचर के, वो यहाँ पे क्या करता है, ड्रा करते हैं, लिखते हैं। टीचर भी, स्टूडेंट को भी अपॉर्चुनिटी होती है, वो भी वाइट बोर्ड पे अपने आइडियाज़ जो है वो शेयर कर सकते हैं। तो वाइट बोर्ड बेसिकली हमारा क्या होता है, सेंटर ऑफ ट्रांसमिशन ऑफ इंफॉर्मेशन। ठीक है, ये टीचिंग लर्निंग में एक मरकज़ी
जो है वो एड के तौर पर काम करता है। वाइट बोर्ड हमारा, इसमें टीचर अपने आइडियाज़ लिखता है, बच्चा उसी से अंडरस्टैंड करता है। सारी की सारी क्लास का फोकस इसी सेंटर के ऊपर होता है। टीचर अपने जो आइडियाज़, थिंकिंग, एक्टिविटीज़, जो एक्शन प्लान उसके होते हैं या असाइनमेंट जो देता है वो इसी के थ्रू, इसी के ऊपर लिख के देता है। और बच्चे के लिए उससे उसको कॉपी करना, उसको अंडरस्टैंड करना या अपने आइडियाज़ वहाँ पे जाके शेयर करना, ये आसान भी हो जाते हैं और बच्चे के अंदर बोर्ड के ऊपर आने से कॉन्फिडेंस भी डेवलप होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाट इज़ ऑनलाइन लर्निंग। वो लर्निंग जिसमें नेटवर्क एज अ मेन सोर्स यूज़ किया जाए लर्निंग के लिए, उसको ऑनलाइन लर्निंग कहते हैं। लर्निंग विच यूजेस नेटवर्क एज अ मेन सोर्स, इंटरनेट बेस्ड लर्निंग इज़ कॉल्ड ऑनलाइन लर्निंग। इसको ई लर्निंग भी कहा जाता है ऑनलाइन लर्निंग को, यानी इंटरनेट के थ्रू डिफरेंट वेबसाइट से। अब वेबसाइट में आपको डिफरेंट इन्फॉर्मेशन मिल जाती है पॉडकास्टिंग से, पॉडकास्टिंग एजुकेशनल वेबसाइट्स को कहते हैं। इसी तरह आप जो है वो ब्लॉग स्पॉट्स होते हैं, डिफरेंट वेबसाइट जहाँ पे एपिसोडिक किस्तों की शक्ल में इंफॉर्मेशन जो है एजुकेशनल इन्फॉर्मेशन अपलोड की जाती है। वहाँ से विकीपीडिया से, डिफरेंट इंसाइक्लोपीडिया से, यूट्यूब से जो भी इंफॉर्मेशन एक बच्चा, एक लर्नर गेन करता है, ये उसकी ऑनलाइन लर्निंग है। व्हाट इज़ योर फेवरेट पर्सनैलिटी। अपनी फेवरेट पर्सनैलिटी का नाम, आप उसको क्यों पसंद करते हैं, उसकी बर्थ, उसकी डेथ, उसका कोई की अचीवमेंट्स, ये सारी आपको बताना ज़रूरी होंगी। नेक्स्ट है व्हाट आर यू डूइंग नाउ डेज। आप बताएं जो भी आप काम कर रहे हैं। उसके बाद है व्हाट इज़ फॉर्मल एजुकेशन। वो एजुकेशन फॉर्मल एजुकेशन होती है जो कि प्लान और इंस्टीट्यूशन बेस्ड होती है। स्कूल, कॉलेज, यूनिवर्सिटी, मदारस, ये फॉर्मल एजुकेशनल इंस्टीट्यूट्स हैं। इनमें एजुकेशन दैट इज़ प्रोवाइडेड इन फॉर्मल इंस्टीट्यूट और ऑर्गेनाइज्ड इंस्टीट्यूट। अब इसके जो डिफरेंट करैक्टर्स हैं, इंस्टीट्यूशन बेस्ड है, वेल डिफाइंड करिकुलम इसका होता है, वेल डिफाइंड, वेल ऑर्गेनाइज्ड इसकी असेसमेंट होती है, और प्रॉपर जो है वो टीचिंग और लर्निंग होती है। फॉर्मल इसकी असेसमेंट होती है, अवार्ड ऑफ डिग्रीज और सर्टिफिकेशन इसके अंदर होती है। ये फॉर्मल जो है वो एजुकेशन है। मेरी और आपकी सारी की सारी तालीम मोस्टली फॉर्मल एजुकेशन से हुई है, और हम फॉर्मल एजुकेशन की बेस पे आप जो है वो इंटरव्यू देने आए हुए हैं। वाट आर द यूजेज ऑफ ब्लूम एंड सोलो टेक्सोनॉमी। ब्लूम और सोलो टेक्सोनॉमी दोनों टेस्ट कंस्ट्रक्शन के लिए यूज़ होते हैं। हमारे यहाँ ब्लूम ज़्यादा यूज़ हो रही है, सोलो पहले होती थी पैक लेवल पे, लेकिन अब नहीं होती, पंजाब एग्जामिनेशन कमीशन में पहले होती रही है। ब्लूम मयर्स लर्नर नॉलेज, वैल्यूज़ एंड प्रैक्टिकल स्किल्स। ब्लूम में 3 एरियाज मयर किए जाते हैं, यानी कॉग्निटिव, अफेक्टिव एंड साइकोमोटर डोमेन। जबकि सोलो जो है वो अंडरस्टैंडिंग लेवल चेक करती है कि एक इंडिविजुअल किसी भी टास्क पे कितना अपनी अंडरस्टैंडिंग की बेस पे कितना परफॉर्म करता है। ब्लूम जो है वो इंटेलेक्चुअल लेवल को आइडेंटिफाई करने के लिए और स्टूडेंट को स्टूडेंट की इस चीज़ की असेसमेंट की, इनकी कॉग्निटिव एबिलिटीज़ किस लेवल की हैं, ये इन्होंने कितना अंडरस्टैंड किया हुआ है। पैक और बाइस दोनों जो है वो ब्लूम टेक्सोनॉमी को फॉलो करते हैं। दीज आर आल्सो यूज फॉर कंस्ट्रक्टिंग टेबल ऑफ स्पेसिफिकेशन। टेबल ऑफ स्पेसिफिकेशन हमारे यहाँ जो बनाया जाता है वो जैसे मैंने बताया है कि हमारे यहाँ बोर्ड लेवल पे इस वक्त 3 जो है वो ऑब्जेक्टिव्स होते हैं, नॉलेज, कंप्रीहेंशन और एप्लीकेशन। 22 मैट्रिक और इंटर के इम्तिहान में हमारे यहाँ जिस क्लास को आपने पढ़ाना है वहाँ 70% नॉलेज जज किया जा रहा है आजकल, ठीक है। पंजाब बोर्ड कमेटी ऑफ चेयरमैन PBCC के 2019 का डिसीजन था, उसके मुताबिक कि 70% नॉलेज, 20% कंप्रीहेंशन और सिर्फ 10% एप्लीकेशन नॉलेज जो है वो जज किया जाए, एप्लीकेशन लेवल जज किया जाएगा बच्चे का। तो इसी तरह पैक भी इसी को फॉलो करता है, ब्लूम को। व्हाट आर द 5 लेवल्स ऑफ सोलो टेक्सोनॉमी। बिग्स एंड कॉलिस ने 1982 में ये प्रेजेंट की थी। इसके 5 लेवल्स होते हैं। वो 5 लेवल्स कौन से हैं? प्री स्ट्रक्चरल, यूनी स्ट्रक्चरल, मल्टी स्ट्रक्चरल, रिलेशनल एंड एक्सटेंडेड एब्स्ट्रैक्ट लेवल। ये 5 जो है वो इसके लेवल्स होते हैं सोलो टेक्सोनॉमी के। क्वेश्चन नंबर 301 है व्हाट आर द 3 एरियाज़ ऑफ ब्लूम टेक्सोनॉमी। ब्लूम टेक्सोनॉमी के 3 जो है वो एरियाज़ होते हैं या 3 डोमेन्स हैं। एक है कॉग्निटिव डोमेन, ये बच्चे की इंटेलेक्चुअल एबिलिटीज़ को मेजर करता है, ये डॉक्टर बेंजामिन ब्लूम ने 1956 में दिया था। और दूसरा जो लेवल है वो क्रैथहोल ने 1964 में दिया था, वो है अफेक्टिव डोमेन। ये बच्चे की जो बिहेवियर है उसको मेजर करने के लिए है, जो उसकी ये जो वैल्यूज़ को मेजर करने के लिए, यानी एथिक्स और एस्थेटिक्स, मोरालिटी का कॉन्सेप्ट मेजर करने के लिए ये डोमेन है। उसके बाद 1972 में सिम्पसन ने तीसरा इसका डोमेन दिया था, वो है साइकोमोटर डोमेन। साइकोमोटर डोमेन का दूसरा नाम जो है वो कॉग्निटिव डोमेन भी है। इस डोमेन में
जो है वो बच्चे की प्रैक्टिकल या जो परफॉर्मेंस स्किल्स हैं वो मुहैया की जाती हैं। मैंने आपको शायद पहले भी बताया था कि सोलो और ब्लूम को मुकम्मल अच्छी तरह देख के जाएं, इनसे रिलेटेड लाजमी सवाल पूछे जाते हैं। चूँकि ये मैं पहले एक्सप्लेन कर चुका हूँ इसलिए मैं दोबारा इसको एक्सप्लेन नहीं कर रहा। आपके पास बुक में भी ये मौजूद होंगे। बहुत ही अच्छी तरह मैंने आपको दिखा देता हूँ कि मैंने सोलो और ब्लूम के ऊपर अपनी बुक में कितना अच्छी तरह से और कितना कम्प्रिहेंसिव वे में, ये देखें इसकी सारी रिवीजन भी और ये कब कब रिवाइज़ हुई हैं दोनों, ये सारी चीज़ें मैंने बहुत ही शॉर्ट वे में तकरीबन एक पेज के ऊपर, ये हैं दो पेज के ऊपर ब्लूम है, एक पेज के ऊपर सोलो है। इसकी इंपॉर्टेंस मैंने दी हुई है, ये आप बुक से देखिएगा, ठीक है। इसके यूजेस दोनों के अलग अलग, ब्लूम और सोलो का आपस में डिफरेंस क्या है, कंपैरिजन क्या होता है, कौन क्या रोल प्ले कर रही है, ये अभी हम बता भी चुके हैं। इसी तरह ये भी मैंने PBCC की बात कर रहा था, 2019 में ये मीटिंग हुई थी जिसमें 70% जो है वो नॉलेज लेवल, 20% ये देखें कम्प्रिहेंशन और 10% एप्लीकेशन है। ये भी इस बुक के पेज नंबर 72 पे मौजूद है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट हैं दोनों फ़िलोसफीज़, थीरीज़, ये आपने लाजमी याद करनी है। उसके बाद है व्हेन कॉग्निटिव डोमेन ऑफ सोलो, ये कॉग्निटिव डोमेन ऑफ ब्लूम वाज रिवाइज, यहाँ पे मिस्टेक है। तो ब्लूम, आप सवाल को अंडरस्टैंड करें कि ब्लूम जो है इसका कॉग्निटिव डोमेन कब रिवाइज़ हुआ था। तो ये रिवाइज़ हुआ था 2001 में। एंडरसन और क्रैथहोल ये दोनों स्टूडेंट थे इसके डॉक्टर बेंजामिन ब्लूम के, इन्होंने इसको रिवाइज़ किया था। ये रिवाइज लेवल है, ये वाला, ये देखिए आप 2001 में रिवाइज़ किया था इन्होंने नाउन से वर्ब फॉर्म में, यानी इसका नॉलेज था, इन्होंने रिमेंबर किया, कंप्रिहेंशन को अंडरस्टैंड किया, एप्लीकेशन को अप्लाई वर्ब यूज़ किया, एनालिसिस किया, एनालाइज किया। एवेलुएशन का यहाँ पे जो है वो 6 नंबर था 1956 के ब्लूम के डोमेन में जो उसने बताया था, लेकिन इन्होंने इसको 5वां नंबर दिया और उसको जो सिंथेसिस है इनको इन्होंने क्रिएट करके 6 नंबर दिया 2001 में। ये रिवाइज़ जो है वो आया था, कॉग्निटिव डोमेन का रिवाइज़ वर्जन आया था। रिमेंबर, अंडरस्टैंड, अप्लाई, एनालाइज, इवेलुएट एंड क्रिएट। अब ये एवेलुएशन 6 नंबर पे था ब्लूम के जो थ्योरी थी उसमें, इन्होंने इसको 5वां नंबर किया और उसका जो 5वें नंबर पे सिंथेसिस था इसको इन्होंने क्रिएट किया। ये एंडरसन और क्रैथहोल दोनों ने मिल के ये दी थी। मैं बार बार ये रिक्वेस्ट कर रहा हूँ कि इन दोनों थ्योरीज़ को आप बहुत अच्छी तरह से देखें, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। अगली वीडियोज़ के साथ बहुत जल्द मिलते हैं। अपना बहुत ज़रा ख्याल रखें। मैं फिर आपसे ये रिक्वेस्ट कर रहा हूँ कि आपके पास अभी फ़ीमेल के पास स्पेशली टाइम है, आप ये किताब लाजमी पढ़िएगा, क्योंकि इसमें जो चीज़ें मौजूद हैं ये आपको किसी और भी बुक में इस तरह कंसोलिडेटेड शॉर्ट कम्प्रिहेंसिव फॉर्म में नहीं मिलेंगी। अल्लाह ताला आप सबको कामयाब फरमाएं। अपना बहुत सारा ख्याल रखें, दुआ में याद रखें।